हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 का दम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपके सिलेबस को 30 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से 30 एमसीक्यू आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस का प्रॉपर सिलेबस इसमें डिफाइंड नहीं है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं ये प्रश्न हमेशा बच्चों के दिमाग में रहता है। तो ये आप ही लोगों के लिए वीडियो है। आप लोगों के जो CGPSC 2025 एग्जाम को देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। आप इस सीरीज को लगातार देखिए, आपको क्वेश्चन की वैरायटी मिलेगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होगी और रिवीजन भी होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, आने लायक है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट एक दिया हुआ है और कह रहा है कि वो स्टेटमेंट को इनमें से कौन सा कथन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या सत्य कर रहा है। ठीक है। टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ह्यूमन। मनुष्यों में जो वृषण होता है वो पेट की गुहा के बाहर स्थित होता है। क्यों? ठीक है, तो आपको बताना है क्यों ऐसा होता है। क्योंकि अंडकोश वृषण को चोट से बचाता है, शरीर के तापमान से कम तापमान बनाए रखने के लिए, क्योंकि शुक्राणु पेट के क्षेत्र में विकसित नहीं हो सकते, सेमिनिफेरस नलिकाओं से स्नेहन की अनुमति देने के लिए। तो देखिए क्या होता है, मनुष्यों में या मेल जो बॉडी होती है उनमें जो वृषण होता है या टेस्टिस होता है वो क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के अंदर नहीं होता। ठीक है, कहाँ होता है? पेट के बाहर स्थित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी में टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं, उनको डेवलप होने के लिए कैसा चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए। इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, अगर स्पर्म सेल को मिले तो स्पर्म सेल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो पाएंगे, वहां पे डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका स्क्रोटम होता है, जहां पे टेस्टीज होते हैं, वो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री आपकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, जो कि क्या करता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि वहां पे स्पर्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। तो इसीलिए क्या होता है, वो शरीर से बाहर होता है। तो यहाँ पे कारण क्या है, शरीर के तापमान से कम तापमान बनाए रखने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। कथन एक कहता है प्रजनन अनुवांशिकी सामग्री को प्रेषित करने में मदद करता है। होता है ऐसा भाई, रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक। और यही नर युग्मक मादा युग्मक क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं। इसी जायगोट से आगे चलकर एम्ब्रियोज, फीटस और ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल का डिविजन होता है। सेल डिविजन होने से मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और उसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ये जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स क्या रखते हैं, सेल जो है वो क्या रखते हैं, डीएनए रखते हैं, अलग अलग डीएनए। अब ये जो डीएनए होंगे इनमें क्या होंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अनुवांशिक सामग्री को प्रेषित करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। किसके द्वारा, रिप्रोडक्शन या प्रजनन के द्वारा। तो कथन एक सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, प्रजनन के दौरान कॉपी किया गया डीएनए हमेशा 100% त्रुटिमुक्त होता है। देखो 100% तो त्रुटिमुक्त नहीं होता है। क्यों? जब क्या होता है, सेल में डिवीजन होता है, मियोसिस की प्रक्रिया होती है, सेल में डिवीजन होता है ना। सेल लगातार डिवाइड करते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, 2 प्रकार का सेल डिवीजन होता है। तो आपके जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है इसमें किस टाइप का सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, डीएनए की कॉपी बनती है। जब डीएनए की कॉपी बनती है तब क्या होता है कि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसमें जो आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये क्या होते हैं, ऊपर नीचे अरेंज हो जाते हैं, इनमें कुछ डिस्टर्बेंस होता है। इसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, डीएनए म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, त्रुटि आ जाती है। लेकिन एरर चेकिंग भी होता है, सेल डिवीजन के बाद के समय एरर चेकिंग भी होती है कि कोई त्रुटि तो नहीं आ गई है, उसको करेक्ट किया जाता है। तो करेक्ट भी कितना प्रतिशत किया जाता है, 99.99% जो है क्या होता है, ये त्रुटि मुक्त होता है। लेकिन बहुत कम चांसेस अभी भी मौजूद होते हैं कि कुछ ना कुछ त्रुटि उस डीएनए में क्या हो गई हो, आ गई हो। तो इसीलिए 100% त्रुटि मुक्त नहीं होता। आप कह सकते कि 99.99% जो है वो त्रुटि मुक्त होता है। तो 100% वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 100% त्रुटिमुक्त नहीं होता, कुछ ना कुछ एरर जो है वो अभी भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है,
तो कथन एक क्या है, सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इनकरेक्ट चूज करना है आपको कि कौन सा गलत है। 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पर एसेक्सुअल के बारे में पूछा गया है। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें युग्मकों का संलयन आवश्यक है, तो युग्मक तो होंगे ही नहीं तो संलयन होगा कैसे, तो ये स्टेटमेंट हमको गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा इसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा, ठीक है। जैसे बाइनरी फिजन वगैरह पढ़ा होगा आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होता है, फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल में। तो इनमें क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं। सिंगल पेरेंट होंगे तो युग्मक कैसे बनेंगे और इनमें फ्यूजन कैसे होगा, ठीक है। तो पहला जो है वो स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है। यह आमतौर पर एक कोशिकीय जीवों में होता है, ये सही है। यूनिसेलुलर जिनमें एक ही सेल होता है वो सिंगल पेरेंट होते हैं और अपने ही सेल को क्या करते हैं, डिवाइड करके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे एमीबा हो गए, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में देखा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आमतौर पर कह रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर आमतौर पर शब्द दिया गया है। अगर यहाँ पर ये दिया गया होता कि केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है ना, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल यूनिसेलुलर में नहीं होता, मल्टी सेलुलर में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। लेकिन यहां पर कहा गया है आमतौर पर, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। संतानें माता पिता के लिए अनुवांशिकी के समान होती है, ये सही बात है। जो भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, ठीक है, बायोलॉजी में हम बच्चे नहीं कहेंगे, ऑफस्प्रिंग्स शब्द कहेंगे, तो जो भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगी, संतानें पैदा होंगी, वो क्या होंगे, अनुवांशिकी रूप से अपने पेरेंट्स के क्या होंगे, समान पैदा होंगे। तो बिल्कुल सही है ये। क्लोन बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिल्कुल कॉपी बनाते हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं जेनेटिकली। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, पहला हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर असत्य कथन ही पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एजर्शन और रीजन वाला दिया हुआ है। एजर्शन कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो संतानों में अनुवांशिकी विविधता को बढ़ावा देता है। ये कथन सत्य है या असत्य? सत्य होगा। कैसे सत्य होगा? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, मियोसिस की प्रक्रिया होगी, गैमेट्स फॉर्म होंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा। तो डीएनए जब कॉपी बनाता है तो उसमें क्या आ जाता है, म्यूटेशन भी आ जाता है, और साथ ही साथ एक पेरेंट जो है उसमें कुछ और डीएनए होगा, दूसरा पेरेंट जो होगा उसमें, मतलब मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स होंगे, 2 पेरेंट सेल होंगे, तो उनके सेल में, उनके न्यूक्लियस में डीएनए अलग अलग होंगे। अब वो डीएनए जब आपस में मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, तो जो जाइगोट होगा उसमें दोनों के डीएनए मौजूद होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वेराइटीज, हमको जीन की वेराइटीज मिलेगी, अलग अलग वेराइटीज मिलेगी। हो सकता है किसी जो मेल है, किसी व्यक्ति है, उसके आंखों का कलर ब्राउन है, तो उसके अंदर ब्राउन आईज कलर का जीन है। अब जिस लड़की से उसकी शादी हुई उसकी नीली आंखें हैं, तो उसकी नीली आंखों का जीन उसके अंदर है। तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ जीन्स जो है वो उससे पैदा हुए ऑफस्प्रिंग्स के अंदर मिलेगी हमको। इसीलिए वेरिएशन या भिन्नता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विविधता बढ़ेगी, किसमें, लैंगिक प्रजनन में, ठीक है। फिर कारण इसमें दिया गया है कि 2 अनुवांशिकी रूप से विभिन्न माता पिता के युग्मकों का संलयन इसमें शामिल है। ये बात सही है। 2 अनुवांशिकी जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, इसमें पेरेंट सेल होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने ब्राउन और ब्लू आई कलर वाला एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए इनके संलयन से क्या होता है, नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तो उसके अंदर जो दोनों के जीन्स मौजूद होंगे। तो इस तरीके से जीन्स की बहुत सारी वैरायटी जो है वो हमको देखने को मिलेगी, किसमें, लैंगिक प्रजनन में। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन की सही व्याख्या कर रहा है ये कारण, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एजर्शन और रीजन वाला है। एजर्शन कहता है पॉलिनेशन ऑलवेज लीड्स टू फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फिर रीजन कहता है पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखिए यहां पर जो कथन दिया हुआ है इसमें हमेशा शब्द दिया हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? हाँ देखिए मैं इसको समझाती हूँ कि परागण या पॉलिनेशन जो होता है उससे फर्टिलाइजेशन होता है जरूर,
पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो एक टाइप का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, परागण जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा इससे फर्टिलाइजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा कंपैटिबिलिटी पे, ठीक है, कि क्या हुआ है स्टिग्मा से आपके पुंकेसर से यानी कि एंथर से जो पॉलन आपके ग्रेन्स हैं वो कहाँ गए हैं, ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ चले गए हैं, स्टिग्मा में गए। स्टिग्मा में क्या हुआ, पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, आगे चल के इनमें आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ या नहीं, इस चीज पे डिपेंड करेगा क्या कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। परागण होने के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार फर्टिलाइजेशन हो, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो, कभी कभी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में परागण तो होगा लेकिन निषेचन नहीं होगा। तो निषेचन हो हमेशा परागण के बाद ये जरूरी नहीं है, इसलिए हमारा ये कथन जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कारण क्या कहता है, परागण पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है, बिल्कुल सही। परागण या पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, मेल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, पुंकेसर या एंथर कहते हैं। ये एंथर से क्या होते हैं, जो पराग कण होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ये कहाँ जाते हैं, फीमेल जो पार्ट होती है जिसे स्टिग्मा कहा जाता है वहां जाते हैं, जिसे वर्तिकाग्र भी कहते हैं। तो इसी के स्थानांतरण को आप क्या कहते हैं, परागण प्रोसेस कहते हैं। तो कारण सही है लेकिन कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजर्शन और रीजन वाला सवाल है। एजर्शन कहता है प्लेसेंटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। देखो क्या होता है, जब भ्रूण जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, भोजन चाहिए, है ना। जितना बोलते हैं ना, मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो जितना ज्यादा वो हेल्दी खाएगी बच्चा उतना हेल्दी होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, मदर से, प्लेसेंटा के द्वारा। और यही प्लेसेंटा जो होता है वो क्या कराता है, भ्रूण को, बच्चे जो होते हैं उनको माता के द्वारा भोजन, ऑक्सीजन और वो जो भी अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थ निकालते हैं उसको डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा रीजन क्या कहता है, नाल एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। प्लेसेंटा एक्ट एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जिनमें कोई नलिका नहीं होती, जो अपने हार्मोन्स डायरेक्ट कहाँ रिलीज करते हैं, डायरेक्ट ये ब्लड में रिलीज करते हैं। तो प्लेसेंटा भी अपने हार्मोन्स क्या करता है, डायरेक्ट मदर के ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्पररी। अच्छा, टेम्पररी क्या होता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही डेवलप होता है और प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा जो है वो डिलीवर होता है प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, टेम्पररी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो रीजन भी सही है और एजर्शन भी सही है, ठीक है। बट रीजन एजर्शन सेपरेटली सही है, कारण जो है वो कथन को तो डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एजर्शन और रीजन वाला है। इसमें कथन कह रहा है कि ईस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ईस्ट में विखंडन नहीं होता। विखंडन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो बॉडी का पार्ट है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है और हर एक पार्ट एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो विखंडन नहीं होता ईस्ट में, बडिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, आउटग्रोथ हो जाता है बाहर का एरिया सेल का और न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर एक सेपरेट सेल बना लेता है। तो ईस्ट में विखंडन नहीं होता है, बडिंग होता है, ठीक है। कारण कहता है विखंडन सरल संरचना वाले जीवों जैसे शैवाल में होता है। एक शैवाल है आपका कौन सा, स्पायरोगायरा। तो इनमें जो है ये देखा जाता है विखंडन। इनमें क्या होता है, इनका स्पायरोगायरा का अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है और हर एक पार्ट एक सेपरेट स्पायरोगायरा बना लेता है। तो विखंडन जो है वो सरल संरचना वाले जीवों में देखा जाता है, जैसे कि स्पायरोगायरा, ठीक है, शैवालों में। तो कारण सही है लेकिन कथन जो है वो गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमको फिर से क्या दिखाई दे रहा है, एजर्शन और रीजन वाला दिखाई दे रहा है। इसमें एजर्शन कहता है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस यूजुअली ऑकर इन फैलोपियन ट्यूब। मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर क्या होता है, अंडवाहिनी में होता है। देखो ओवरी से क्या निकलता है, ओवम।
और ये ओवम किससे मिलता है? स्पर्म सेल से मिलता है। स्पर्म सेल से ये मिलता कहाँ पे है? फैलोपियन ट्यूब, जिसे क्या कहा जा रहा है? अंडवाहिनी कहा जा रहा है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ही क्या मिलता है? ओवम स्पर्म सेल से मिलता है और आपस में क्या करता है? फ्यूज करता है। इसी फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण है अंडवाहिनी में उंगली जैसी संरचना होती है, जिसे विलाई कहते हैं। विलाई नहीं कहते हैं इसको, और ना ही कोई उंगली जैसी संरचना होती है। ये विलाई कहाँ मिलता है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। तो कारण गलत हो जाएगा, कथन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगेन एजर्शन और रीजन वाला है। यहाँ पर एजर्शन क्या कहता है कि आईवीएफ, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, ये उन दंपतियों की मदद करता है जो स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ है। कथन सही है। आपने भी आईवीएफ के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि लोगों का खान पान, लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि नेचुरली वो प्रेगनेंसी में क्या हो चुके हैं? असमर्थ हो चुके हैं। इसीलिए आईवीएफ का सहारा बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा पल्यूटेड है, ये भी एक कारण है। बहुत सारी इसके अलग अलग कारण है। खैर उसके विषय में बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो आईवीएफ जो है वो क्या होता है? नेचुरली जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते उनके गर्भधारण में हेल्प करता है ये। ठीक है, कारण क्या कहता है? आईवीएफ में निषेचन शरीर के बाहर एक कांच की डिश में होता है। ये भी सही है। ठीक है, आईवीएफ प्रोसेस में क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन ओवम और आपके स्पर्म सेल का किसमें कराया जाता है? बॉडी के बाहर कराया जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइज होने में क्या है? असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन जो है वो कराया जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है? मदर के अंदर की इसको क्या कर दिया जाता है? डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कारण और कथन दोनों ही सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमको कुछ अलग अलग एक साइड पे जीव दिए हुए हैं, ठीक है, और एक साइड पे उनके प्रजनन की प्रक्रियाएं दी हुई है। हमको उनको क्या करना है? आपस में मिलाना है। तो इस साइड पे देखते हैं। इस साइड पे प्रजनन की प्रक्रियाएं दी हैं। फ्रेगमेंटेशन, अभी हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगायरा में होता है। ठीक है, स्पाइरोगायरा एक टाइप का आप बोल सकते हैं एल्गी है। इसमें क्या होता है? स्पाइरोगायरा, जैसे मान लो ये स्पाइरोगायरा है, तो स्पाइरोगायरा के सभी पार्ट अलग अलग पार्ट्स में टूट जाते हैं इस तरीके से। मान लो इस 4 पार्ट में टूट गया, और हर एक पार्ट एक सेपरेट स्पाइरोगायरा बना लेता है। ऐसा नहीं, आपके शरीर को अगर 4 भाग में काट दें तो आप तो खत्म हो जाओगे, भगवान के पास चले जाओगे। लेकिन स्पाइरोगायरा भगवान के पास नहीं जाते, वो अलग अलग स्पाइरोगायरा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी प्रकार से क्या होता है? प्रजनन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगायरा में। बडिंग प्रोसेस किस में होता है? बडिंग जो होता है वो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा इस टाइप का आपने शेप देखा होगा, पढ़े होंगे तो, इस टाइप का, और यहां से फिर एक और हाइड्रा निकला हुआ रहता है ऐसा। ठीक है, और ये फिर अलग से एक सेपरेट हाइड्रा बना लेता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होता है, यानी कि हाइड्रा का जो बाहर का पार्ट है वो क्या हो जाता है? आउटग्रोथ हो जाता है इसमें, और इसमें सेल जो है वो डिवाइड होकर एक अलग से हाइड्रा बना लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा में देखा जाता है क्या? बडिंग प्रोसेस। फिर बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा क्या होता है? अमीबा का एक सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। ये अमीबा क्या होता है? अलग अलग 2 सेल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, यानी कि फ्यूज करके ये क्या, सॉरी फ्यूज करके नहीं, फर्टिलाइज होकर ये क्या बना लेते हैं? 2 अलग अलग सेल बना लेते हैं। कौन? अमीबा। तो बाइनरी फिजन द्विखंडन कहा जाता है, जिसे द्विविभाजन कहा जाता है। फिर रीजनरेशन किस में होता है? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया जो होता है एक टाइप का बहुत सूक्ष्म जीव होता है। माइक्रोस्कोप से इसे देखने पर आपको मिलेगा कि प्लेनेरिया को अगर आप 3 भाग में काट दो, चाकू लो 3 भाग में काट दो, तो प्लेनेरिया क्या कर लेता है? रीजनरेट हो जाता है और वापस से अलग अलग प्लेनेरिया बना लेता है। ठीक है, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे कि हर एक पार्ट जो है वो क्या बन गया? एक अपना अलग प्लेनेरिया बन गया है। ठीक है, तो रीजनरेशन होता है, ये वापस से पुनर्जनन में होता है प्लेनेरिया में। तो अब मिला लेते हैं हम लोग। फ्रेगमेंटेशन का क्या आएगा? स्पाइरोगायरा। ए का 4 आएगा। ए का 4 किस में दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है, डी और बी में। नेक्स्ट मिलाते हैं। बडिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है, तो बी का 2 दोनों में दिया हुआ है। फिर बाइनरी फिजन देखेंगे किस में होता है? 3 में होता है, तो सी का 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से हमको ये जोड़ी मिलाने वाला दिया हुआ है। एक साइड पे आपको कॉलम ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इस साइड पे आपको कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं और बताना है कि उस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, दूसरे साइड पे। तो सबसे पहले दिया हुआ है पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। परागण क्या होता है? परागण यानी कि पराग का स्थानांतरण को आप क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पराग कण होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। वो कहां से कहां तक, जो मेल पार्ट होता है आपका एंथर, वहां से स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट होता है वहां तक जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो पोलन का क्या ट्रांसफर होना ही क्या है? परागण है। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ओवम और स्पर्म सेल का आपस में फ्यूज करना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये आ जाएगा इसमें। पोलन ट्यूब क्या होती है? परागनली पुरुष युग्मक को अंडाणु तक लेकर जाती है ना। एक नली फॉर्म होती है जिसे आप क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहते हैं। इसी पोलन ट्यूब के माध्यम से जो मेल गैमेट होता है वो कहां तक जाता है? फीमेल गैमेट तक होकर जाता है, ठीक है। फिर जायगोट क्या होता है? निषेचित अंडे या फर्टिलाइज्ड एग को ही जायगोट कहते हैं। जायगोट आगे चलकर इसमें भी डिवीजन होता है और ये एम्ब्रियो बनाते हैं, फीटस बनता है और उसी से फिर ऑफस्प्रिंग या कोई संतान जो है वो पैदा होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी का 4, ए का 2। ए का 2 किस में है? 2 में है, सी और ए में है। ए का 2 और डी का 4, तो डी का 4 किस में है? सी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से हमको कॉलम ए कॉलम बी आपस में मिलान करने के लिए दिया हुआ है। देखते हैं, एक साइड पे आपको अंग दिए हुए हैं, ऑर्गन्स दिए हुए हैं, और दूसरे साइड पे उनका काम दिया हुआ है कि क्या क्या इनके काम होते हैं। तो पहले टेस्टिस होते हैं, वृषण, जो कि स्पर्म जो है वो वहां पर डेवलप होते हैं, स्पर्म सेल। तो ये क्या करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स, ये क्या करते हैं? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी में क्या होता है? स्पर्म का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? स्पर्म को स्थानांतरित करते हैं, वास डिफरेंस। फिर पीनस या फिर लिंग, ये क्या करते हैं? स्पर्म को कैरी करते हैं, ठीक है, और फीमेल बॉडी में इसको क्या कर देते हैं? डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। स्क्रोटम या अंडकोश क्या करते हैं? ये टेस्टिस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी का 4 और ए का 2, ठीक है। ए का 2 और डी का 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है। आपस में हमको इन दोनों कॉलम्स को मिलाना है। एक साइड पे आपको रिप्रोडक्शन के जो प्लांट्स में होते हैं उसके टाइप्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड पे आपको उसके प्रकार दिए हुए हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार के प्रजनन में की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वानस्पतिक विस्तार। वानस्पतिक विस्तार किनका होता है? जो देखो प्लांट्स जो होते हैं इनमें 2 पार्ट होता है, ठीक है। इनका जो लीव वाला पार्ट होता है, लीफ वाला, और स्टेम वाला और रूट वाला, इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और इनका जो फ्लावर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट में आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इसके तने वाले पार्ट में हो गया, जड़ वाले पार्ट में हो गया, पत्ती वाले पार्ट में, यहाँ से एक नए प्रकार के पौधे का क्या होता है, मतलब उसी प्रकार के पौधे लेकिन नए पौधे का क्या होता है? जन्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है। आपने आलू देखा होगा, आलू में क्या होता है? जड़ें निकलने लगती है कुछ दिन के बाद, आप देखेंगे, ठीक है। मूली में जड़ें निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम हो गए, रूट हो गए, या फिर उनके लीफ वाले पार्ट से आपको एक नया पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें सीड की जरूरत नहीं होती, इनके लीफ, स्टेम या फिर रूट से ही क्या होते हैं? नए पौधों का विस्तार होने लगता है। तो वानस्पतिक विस्तार क्या होता है? जिसमें सीड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर कटिंग या कलम क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि गुलाब के जो पौधे होते हैं उनका कलम लगाया, ठीक है। अनेक प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? उनके किसी हेल्दी पार्ट को काटकर क्या किया जाता है? अलग से एक पौधा, जैसे गुलाब का हो गया तो गुलाब के किसी हेल्दी पार्ट को काटकर, उसके स्टेम को काटकर लगा दिया जाएगा, जिससे कुछ दिन में आप देखेंगे कि नए गुलाब का पौधा आपको उगता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कटिंग या कलम लगाना, ठीक है। ग्राफ्टिंग क्या होती है? एक आर्टिफिशियल मेथड होती है। ग्राफ्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं?
ग्राफ्टिंग प्रोसेस में जैसे कि मान लीजिए कि दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के पौधे हो गए, उनमें क्या होता है, एक पौधे में मान लो कि वो अच्छे फल देने वाला पौधा है, तो हमने उसके एक पार्ट को अलग कर लिया, वेजिटेटिव पार्ट को, और उसके बाद फिर क्या किया, एक और पौधा है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, तो उसके हमने किसी अलग से वेजिटेटिव पार्ट को काट कर अलग कर लिया, अब दोनों को आपस में मिला दिया, जिससे हमको जो नया पौधा प्राप्त होगा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होगी और साथ ही साथ वो अच्छा फल देने वाला होगा। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, कलम बंदी कहते हैं। आर्टिफिशियल मेथड, आपने आर्टिफिशियल तरीके से इनके अलग अलग गुणों को मिलाकर एक नया पौधा तैयार कर लिया, ठीक है। फिर लेयरिंग या दाब लगाना क्या होता है, एक जो पौधा होता है, मान लीजिए ये आपका प्लांट है, इसका कोई एक स्टेम निकला हुआ है, तना निकला हुआ है, आपने इस स्टेम को झुकाया और जमीन के नीचे क्या किया, मिट्टी में दबा दिया। अब इसमें कुछ खाद वगैरह डाला, पानी वगैरह डाला, और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि इस तने से ही एक नया पौधा निकल गया, तैयार हो गया। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग भी अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है, ट्रेंच लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तना जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है जड़ के रूप में, फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सीक्वेंस में ही इसके आंसर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ह्यूमन, फ्रॉग, डॉग एंड लिजर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फ्रॉग, यानी कि मेंढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। मेंढक क्या करते हैं, मेंढक जो होते हैं वो ज्यादातर मॉइस्ट एनवायरनमेंट या फिर वाटर में ये रहना पसंद करते हैं, आपने देखा होगा, है ना, बारिश होती है तो मेंढक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पानी में क्या करते हैं, अपने एग को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं पानी में, क्योंकि इनके एग में कोई प्रॉपर एकदम स्ट्रॉन्ग शेल नहीं होती, कवरिंग नहीं होती है, जेली जैसा होता है, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, जब पानी के अंदर अपने एग को डिपॉजिट करते हैं, तो जो मेल बॉडी होती है वो क्या करते हैं, उस एग को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। कहाँ पर, पानी में, क्योंकि इनके अंदर कोई, इनके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग शेल नहीं होती, कवरिंग नहीं होती है, इसीलिए फीमेल बॉडी के अंदर हो सकता है ये एग जो है वो डैमेज हो जाए। तो और सूखे जगह पे भी डैमेज हो सकता है, सूख जाएगा, क्योंकि जेली जैसा होता है, स्ट्रॉन्ग कवरिंग नहीं होती। तो पानी में ये क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। इसीलिए मेंढक में बाह्य निषेचन होता है और साथ ही साथ ये अपने एग को क्या कर देते हैं, पानी में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन, विखंडन इनमें से किन में देखा जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन नाम से समझ में आ रहा है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना, यानी कि जो स्पायरोगायरा होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइप के शैवाल हैं जो कि अपनी बॉडी, इनकी बॉडी किसी कारण से मान लो किसी फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई, तो हर एक फ्रेगमेंट एक सेपरेट स्पायरोगायरा बना लेते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन किन में होता है, स्पायरोगायरा में। हाइड्रा में हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या होता है, बडिंग प्रोसेस। एमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। और केचुआ में तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनर्जनन सबसे अच्छी तरह किन में देखा जाता है, पुनर्जनन या रीजनरेशन किन में देखा जाता है। तो प्लिनेरिया, प्लिनेरिया थोड़े इस टाइप के आपके जीव होते हैं, है ना, ऐसे आपके जीव होंगे, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। और ये प्लेनेरिया है, जब किसी कारण से अगर मान लो प्लेनेरिया को आपने लिया, माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका दिखाई देगा आपको, ये नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो आप जब इसको क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये प्लेनेरिया क्या हो जाएंगे, एक डिफरेंट प्लेनेरिया बना लेंगे, ठीक है। हर एक पार्ट, उसका पूंछ वाला पार्ट एक अलग से प्लेनेरिया बन जाएगा, बीच का सेक्शन अलग से प्लेनेरिया बन जाएगा, मुंडी वाला सेक्शन अलग से प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इनमें क्या होता है, पुनर्जनन होता है, ये मरते नहीं है। आपको अगर काट दे अलग अलग पार्ट्स में तो आप मर जाओगे, ठीक है। पुनर्जनन तो नहीं होगा वापस से सारे पार्ट्स जुड़ के, जादू नहीं होता। प्लेनेरिया में ये जादू देखा जाता है, ठीक है। उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, वापस से एक डिफरेंट प्लेनेरिया बना लेते हैं। तो सबसे अच्छा किसमें देखा जाता है, पुनर्जनन, प्लेनेरिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स आर, लैंगिक प्रजनन में संतानें होती हैं अनुवांशिकी से समान, अनुवांशिकी से भिन्न, हमेशा नर हमेशा मादा। देखो ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा, हमेशा नर हमेशा मादा नहीं होती भाई। ह्यूमंस में ऐसा है क्या, हमेशा नर पैदा होगा या हमेशा मादा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर देखते हैं अनुवांशिकी से समान और अनुवांशिकी से भिन्न। तो लैंगिक प्रजनन में ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, अनुवांशिकी से भिन्न जो संतानें हैं वो पैदा होती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, मेल आपका जो स्पर्म सेल होता है और फीमेल
आपका क्या होता है, एग सेल होता है, ये आपस में फ्यूज करते हैं। इनमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीन्स होते हैं। ये जीन्स जो फ्यूज करते हैं तो अलग अलग टाइप के आपको जीन्स की वैरायटी मिलेगी। तो हर एक टाइप के जो आपके ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें अलग अलग वैरायटी होगी जीन्स की। तो आनुवांशिक रूप से क्या होंगे, ये भिन्न होंगे किससे, अपने पेरेंट सेल से। लेकिन जो अलैंगिक प्रजनन होगा उनमें क्या होगा, अनुवांशिकी के बिल्कुल समान क्लोन बनाते हैं, ये कॉपी बनाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को। ठीक है, तो अनुवांशिकी से समान किस में आएगा, अलैंगिक प्रजनन में, लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या आ जाएगा, अनुवांशिकी से भिन्न। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पॉलिनेशन कैन ऑकर बाय, परागण निम्नलिखित द्वारा हो सकता है, जल, हवा, कीड़े या उपयुक्त सभी। देखो, परागण की जो प्रक्रिया है आपने देखा होगा, जो भंवरे होते हैं, छोटी छोटी तितलियां होती हैं, वो क्या होती हैं, फ्लावर के ऊपर बैठ जाती हैं। फिर एक फ्लावर के ऊपर बैठकर वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठती है। क्यों, इससे क्या होता है, तितलियों के पैर पर जब वो एक फ्लावर पर बैठती है तो मेल पार्ट से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो तितलियों के पैर पर चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फ्लावर पर बैठती है तो उन्हीं पॉलन ग्रेन्स को वो छोड़ देती है किस पर, स्टिग्मा में, जो कि फीमेल पार्ट होता है। और इस तरीके से इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कीड़ों से ही हो, हवा से भी हो सकता है। हवा द्वारा उड़कर वो पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बारिश का जल एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में टपकता है, तो मान लीजिए कि पॉलन ग्रेन्स को लेके वो दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा में चला गया, तो जल द्वारा भी हो सकता है, हवा द्वारा भी हो सकता है, कीड़ों द्वारा भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें केवल माता पिता, एक माता पिता शामिल होते हैं, सही बात है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वही सिंगल पेरेंट जो है वो सेल को डिवाइड करके क्या बना लेते हैं, नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर लेते हैं। संतानें माता पिता के लिए आनुवांशिकी रूप से समान होती है, बिल्कुल सही। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आनुवांशिकी रूप से ये बिल्कुल अपने क्लोन को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल समान होते हैं। निषेचन आवश्यक नहीं होता, इनमें कोई भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ये तो सिंगल पेरेंट है। अब दो अलग अलग पेरेंट होते, एक साइड पे आपका मेल गैमेट होता, दूसरे साइड पे फीमेल गैमेट होता, दोनों में फ्यूजन होता, तब फर्टिलाइजेशन होता। लेकिन जब मेल और फीमेल गैमेट ही नहीं है तो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 20 कहता है, जानवरों में बाह्य निषेचन के बारे में कौन सा कथन सही है। यह आमतौर पर जल में होता है। तो बाह्य निषेचन अभी हमने देखा था मेंढक में होता है, ये जल में होता है, क्योंकि मेंढक जो होते हैं उसके एग में कोई स्ट्रॉन्ग शेल नहीं होती, तो वो सूख ना जाए बाहरी इन्वायरमेंट में। इसके अलावा अगर मेंढक के अंदर ये होगा तो आंतरिक जो वातावरण होगा वो कैसा होगा, सेल को, एग को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या किस पे होता है, जल में देखा जाता है। अंडे बड़ी संख्या में दिए जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत सारी संख्या में एक साथ अंडे दिए जाते हैं। फिर युग्मनज मादा शरीर के अंदर विकसित होते हैं। यही तो हमने कहा कि युग्मनज जो है, जायगोट जो है वो डेवलप नहीं होते मादा शरीर के अंदर, क्योंकि मादा शरीर के अंदर हो सकता है ये डैमेज हो जाए, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग शेल नहीं होता। तो तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। किसमें देखा जाता है बाह्य निषेचन, अभी मैंने बताया था मेंढक में। ठीक है, रिगार्डिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में अलैंगिक प्रजनन के बारे में इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। यह अनुवांशिकी से समान संतानें बनाता है, बिल्कुल सही। हमेशा ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा कि ये क्या करेंगे, अपने क्लोन बनाएंगे। ठीक है, अनुवांशिकी रूप से बिल्कुल समान संतानें बनाते हैं। इसमें फूल और परागण की आवश्यकता होती है, नहीं होती। अलैंगिक प्रजनन में परागण क्यों चाहिए, फूल क्यों चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि प्लांट्स में 2 पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो जाएगा, फ्लावर वाला पार्ट, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हो जाएगा, रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, तो फूल और परागण की आवश्यकता नहीं है अलैंगिक में, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उदाहरणों में कलम, कलमबंदी और कलिकायन शामिल है, ये सही है। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कटिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है और बडिंग क्या होता है। इस प्रोसेस के द्वारा क्या की जाती है, इनमें प्रक्रिया, ये सब प्रक्रियाएं हैं किसके, अलैंगिक प्रजनन के, किनमें, पौधों में। ठीक है, तो 1 और 3 सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, दूसरा गलत है। ठीक है, सही चुनना था हमको। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज आर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में अलैंगिक प्रजनन के कौन से प्रकार हैं। तो देखते हैं, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, अलग अलग पार्ट, जैसे कि शैवाल, स्पाइरोगायरा में हमने देखा था, स्पाइरोगायरा क्या करता है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर डिफरेंट स्पाइरोगायरा बना लेता है, तो विखंडन होता है। ठीक है, वानस्पतिक विस्तार, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, थोड़ी देर पहले देखा था, इसमें जो स्टेम है
या फिर जैसे आलू है, आलू क्या है, स्टेम वाला पार्ट है, और उसी की स्टेम से क्या निकलती है, नई जड़ें निकलने लगती है, तो उससे नए आलू आपको मिल जाएंगे। मूली है, मूली जड़ है, जहां से क्या निकलने लगते हैं, नई नई जड़ें निकलने लगती हैं। तो स्टेम, रूट और लीफ, यहां से जब नए पौधों का विस्तार होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये भी क्या है, एक टाइप का अलैंगिक प्रजनन है। परागण क्या अलैंगिक प्रजनन है, नहीं, परागण अलैंगिक प्रजनन नहीं है, ये लैंगिक प्रजनन है, क्योंकि इसमें हम मेल और फीमेल गैमेट को आपस में फ्यूज करा रहे हैं। तो परागण नहीं होगा, 1 और 2 सही जवाब होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है, मनुष्यों में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओवरी में बनता है ओवम, मेल बॉडी में बनता है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जब फीमेल बॉडी में डिपॉजिट होता है तो ओवरी से ओवम जो है वो निकलकर कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म सेल और ओवम जो है वो आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं। तो निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन होता है कि आखिर यूट्रस में होता होगा, ओवरी में होता होगा, कहाँ होता होगा, तो ये होता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्यों में कौन सी प्रक्रिया युग्मक बनाती है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, निषेचन या परागण। तो इसका उत्तर होगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस की प्रक्रिया। ठीक है, देखो दो प्रक्रियाएं होती है सेल डिवीजन की, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस में सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, लेकिन ये कैसे सेल होते हैं, ग्रोथ सेल होते हैं। ठीक है, और इनमें एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाते हैं, डॉटर सेल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है, इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जो गैमीट्स आगे चलकर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फर्टिलाइज होकर ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये गैमीट्स जब बनते हैं तो इसमें क्या होता है, कैसे सेल डिवीजन होता है, एक सेल मिलकर 4 डॉटर सेल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये टेस्टोस्टेरोन का कौन सा कार्य है, ओवल्यूशन को उत्तेजित करना, पुरुष माध्यमिक विशेषताओं को नियंत्रित करना, गर्भावस्था को बनाए रखता है, अंडाणु उत्पादन करता है। अंडाणु तो उत्पादन नहीं करेगा, अंडाणु तो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी में उत्पादित होता है, और टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है एक टाइप का। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष माध्यमिक विशेषताओं को ये क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। देखो ओवल्यूशन को तो ये उत्तेजित नहीं करेगा, ये तो क्या होता है, फीमेल बॉडी में होगा, तो ये इसको उत्तेजित तो नहीं करेगा, गर्भावस्था को बनाए नहीं रखेगा। ठीक है, ये इसका कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष माध्यमिक विशेषताओं को नियंत्रित करता है, यानी कि जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि दाढ़ी का आना, आवाज का भारी होना, मसल मास का ग्रो होना, ये सब चीजें होती हैं किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है मेल बॉडी में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मनुष्यों में गर्भाशय की परत को निष्कासित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुएशन या फिर मासिक धर्म। ठीक है, फीमेल बॉडी में होता है ये, इसमें क्या होती है, फीमेल बॉडी हर मंथ क्या करती है, प्रेगनेंसी के लिए फीमेल बॉडी जो है वो तैयार रहती है। जब ओवम को स्पर्म सेल नहीं मिलता है तो जो गर्भाशय की परत होती है, जो कि आगे चल के एग को या फिर जो जायगोट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती है, वो क्या हो जाती है, निष्कासित हो जाती है और फीमेल बॉडी से बाहर निकलती है। इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन या फिर मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें अलग अलग शब्द दिए हुए, इनको भी समझ लेते हैं। ओवल्यूशन, इसमें क्या होता है, ओवल्यूशन में एग जो है वो निर्मित होता है कहाँ पर, ओवरी में। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, ओवम जो है वो किससे मिलता है, स्पर्म सेल से मिलता है। और इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इस टाइम पे जो जायगोट है वो चला जाता है कहाँ, यूट्रस में, और यूट्रस में ये क्या होता है, इसको पोषण मिलता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 6-7 दिन बाद से, और धीरे धीरे ये क्या बनने लगता है, एम्ब्रियो में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा जानवर सजीव संतानों को जन्म देते हैं, तो कौन से जानवर, सजीव प्रजक जानवर। नाम से समझ में आ रहा है, सजीव संतानों को कौन जन्म देंगे, सजीव प्रजक। यहाँ पर अंड प्रजक भी दिया हुआ है, जो कि क्या करते हैं, एग्स निकालते हैं अपनी बॉडी से, और जो खुले एनवायरनमेंट है यहाँ पर ये एग धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। लेकिन जो सजीव प्रजक हैं वो सीधे क्या करते हैं, सीधे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, संतानें पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल था ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, ओव्यूलेशन कहते हैं इसको, ओव्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, ओवरी से
एग का क्या होना, बाहर निकलना। ओवरी में क्या होते हैं, एग सेल बनते हैं, किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। तो वहां पर एग का बनना और एग से बाहर निकलना, फैलोपियन ट्यूब में आना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। बाकी तो मैंने ये टर्मिनोलॉजी आपको समझा दी थी इससे पहले वाले सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में निषेचन है। निषेचन क्या है, बाह्य है, आंतरिक है, बाह्य और आंतरिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है आंतरिक है। ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ओवम से मिलते हैं स्पर्म सेल, आपस में फ्यूज करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट एक सेल है जिसमें स्पर्म सेल और आपके ओवम सेल दोनों के ही डीएनए इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद ये जायगोट जो है वो कहाँ जाता है, आपके यूट्रस में जाता है। जायगोट जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन वगैरह लेकर धीरे धीरे ग्रो करता है, एम्ब्रियो में चेंज होता है, फीटस, और उसके बाद फिर ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। तो ये होता कहाँ है, सब फीमेल बॉडी के अंदर। इसीलिए ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या हो गए हैं, ये 30 प्रश्न आज के पूरे हो गए हैं। आई होप आपको रिप्रोडक्शन टॉपिक बेटर समझ आया होगा, जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। देखते रहिए 30 कदम 2.0 सीरीज। थैंक यू सो मच।